बच्चों, इस वक्त आपके सामने जो सवाल स्थित है वह है प्रश्न संग्रह 1.3 के प्रश्न 2 का 5वां सवाल। और सवाल है 4m + 6n = 54। हिंदी में कहें तो 4m धन 6n बराबर 54। और दूसरा समीकरण जो आपके सामने है वो है 3m + 2n = 28, यानी कि 3m धन 2n बराबर 28। तो इस सवाल में हमें क्रैमर पद्धति से युगपत समीकरणों को हल करना है। इससे पहले आपने निरसन पद्धति और आलेख पद्धति के बारे में पढ़ा है। इस वक्त हम क्रैमर विधि से सवालों को हल करने वाले हैं। तो क्रैमर विधि से बच्चों सवाल कैसे हल होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो दो समीकरण आपके सामने उपलब्ध हैं, उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो ये कुछ इस तरह से हैं। a1x + b1y = c1। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, a1 के बदले में आपको यहाँ पर जो संख्या दिखलाई दे रही है, x क्या है, x चरांक है, और a1 b1 और c1 ये क्या है, ये संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो a1 के बदले में आपको कौन सा नंबर दिखलाई दे रहा है बच्चों, 4। b1 के स्थान पर आपको इस समीकरण में कौन सी संख्या दिखलाई दे रही है, +6। और c1 के बदले में जो संख्या हमें दिख रही है वो है 54। x और y क्या है, x और y चरांक है। x चरांक के बदले में हमें यहाँ m दिख रहा है और y चरांक के बदले में n दिख रहा है। समझ रहे हैं, ये इस तरह से समीकरण का प्रारूप जो है हम समझते हैं। 4m + 6n = 54 जो है वो इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से होता है। तो जब हम a1 b1 और c1 का मान जो है वो पहले जो समीकरण है उसमें से निकालने वाले हैं। ठीक है, पहला समीकरण मतलब यह समीकरण जो है इसमें से a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो a1 क्या है बच्चों, 4 है, b1 क्या है, +6 है, और c1 क्या है, 54 है। ये भी +54 है, साइन वहाँ पर विजिबल नहीं है, मतलब वहाँ पर कौन सी साइन एप्लीकेबल है, प्लस। तो देखिए a1 b1 और c1 इस तरह से लिखना है। वैसे ही दूसरा जो समीकरण आपको दिख रहा है उसमें आपको a2 b2 और c2 का मान मिलेगा। a2 यानी कि +3, b2 यानी कि +2, और c2 यानी कि +28, या आप कह सकते हैं 28। तो इस तरह से a2 b2 और c2, a1 b1 c1 ये आपको मिलेगा। अब क्रैमर लॉ के हिसाब से फॉर्मूला जो आपको मेन ध्यान में रखना है वो ये 3 फॉर्मूलेज हैं, एक d का, एक dx और एक dy। आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है। d का फॉर्मूला बनता है सिंपल ab। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। dx और dy थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मैनर हो जाता है, ये cb है और ये ac है। ठीक है, d है ab, नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, बस आपको dx और dy को ध्यान में रखना है। dx है cb और dy है ac। अगर आपको ये ऑर्डर याद है, अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर ध्यान है, तो आप ये सवाल आराम से हल कर सकते हैं। देखिए, डी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉर्मूला क्या कहता है, ए बी है, यानी कि आपको ये जो निश्चयक के सिंबल है, डिटर्मिनेंट का सिंबल, उसके अंदर आपको फॉर्मूला क्या फ्रेम अप करना होता है डी के लिए, a1 a2 b1 b2। देखिए a1 और a2 नीचे की तरफ हैं, b1 और b1 के नीचे b2। इस तरह से इसी ऑर्डर में ये फॉर्मूला अरेंज होता है। आपकी चॉइस है, आप किस तरह से इसे याद करना चाहते हैं। आप अपनी ट्रिक इसमें ईजाद भी कर सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको परफेक्टली रिमेंबर रखना है। ओके, तो ए बी है, अल्फ़ाबेटिकली आपको ए बी दिख रहा है, सी बी दिख रहा है, ए सी दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, केवल ये जो फॉर्मूला आपको दिखलाई दे रहा है, जैसा जैसा फॉर्मूला आपको बता रहा है वैसे वैसे मान रखने हैं। जैसे ऊपर की तरफ आपको a1 दिख रहा है तो a1 का मान रखना है 4, a2 नीचे की तरफ दिख रहा है तो नीचे की तरफ 3, फिर आपको राइट हैंड साइड में जो ऊपर की तरफ दिख रहा है b1 तो b1 का मान 6, और नीचे की तरफ b2 दिख रहा है तो b2 का मान
2। जिस तरह से फॉर्मूला है वैसे ही मान रखना होता है, पता है ना। अब इसके बाद हल कैसे करना है बच्चों, यही काम आपको dx के लिए भी करना है और यही काम आपको dy के लिए। dx का फॉर्मूला कहता है c1 यहाँ पर है तो c1 का मान यहाँ रखना है, c2 यहाँ है तो c2 का मान 28, इसके बाद b1 है ऊपर की तरफ तो b1 का मान, और b2 नीचे की तरफ तो b2 का मान। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मान रखना है, मान रखने में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपने मान रख लिया, इसके बाद क्या करना है, हल करना है। तो निश्चयकों को हल करना आपने सीखा है प्रश्न 1 में। तो प्रश्न 1 में जैसा बतलाया गया है निश्चयक, उसी तरह से ये सारे निश्चयक हल करने हैं। सारे का अर्थ मैं कह रही हूँ डी का, dx का और dy, तीनों निश्चयकों को आपको हल करना है। ठीक है, फॉर्मूला पहले ध्यान है, फॉर्मूला से आपको मान रखना आ जाएगा। मान रखने के बाद निश्चयकों को देखिए कैसे हल करते हैं। 4 का गुणा 2 के साथ होगा, हमेशा आपको इसी तरह मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है। आप 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन से शुरुआत ना करें, ठीक है। आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन अपर लेफ्ट की तरफ से, यानी अपर लेफ्ट का अर्थ होता है आपको ऊपरी गिनती से ही ये प्रक्रिया शुरू करनी है। ऊपरी गिनती और पहली गिनती लेफ्ट साइड में जो 4 दिखलाई दे रहा है, 4 से प्रक्रिया शुरू होगी। 4 का गुणा किसके साथ होगा बच्चों, 2 के साथ। उसके बाद आपको 6 का गुणा 3 के साथ करना है, और 4 का गुणा 2 के साथ, 6 का गुणा 3 के साथ, और इनमें आपको निकालना होता है अंतर। क्या निकालना है, अंतर। यानी 4 का गुणा 2 के साथ करने पर और 6 का गुणा 3 के साथ करने पर हमें इन गुणनफलों को घटाना है, ठीक है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है 4 गुणे 2 यह गुणन पहले आएगा, 6 गुणे 3 यह गुणन बाद में आएगा। आप अपने रैंडम मैनर में किसी भी तरह से गुणा पहले 6 गुणे 3 या 3 गुणे 6 का नहीं ले सकते हैं। ओके, ये तरीका है, इसी तरीके से आपको ये सवालों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हल करना है। हल करना बहुत ही आसान है। 4 और 2 का गुणा करोगे तो 8 आता है। ऋण साइन जो है वो आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिल रहा है। 6 गुणे 3 6 त्रिक 18 होता है। अब 8 ऋण 18 आपको पता है, -10 यानी कि ऋण 10 आता है। वैसे ही dx हल करेंगे। dx में भी आपको शुरुआत कहाँ से करनी बच्चों, 54 से। 54 का गुणा कैसे करोगे, 2 के साथ करोगे। फिर 6 का गुणा किसके साथ करोगे, 28 के साथ करोगे। और दोनों गुणनफलों का क्या करना है, अंतर लेना है, यानी बीच में आपको क्या करना है, माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद 54 और 2 का गुणा करने पर 108 आता है। 6 और 28 का गुणा करने पर 168 आता है, और 108 में से 168 घटने पर ऋण 60 आता है। वैसे ही dy का मान निकालना है। dy का मान निकालने के लिए भी आपको सेम तरीके से करना है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो ऊपर की तरफ दिख रहा है कौन, 4 का गुणा किसके साथ, 28 के साथ। 54 का गुणा किसके साथ, 3 के साथ। और फिर बीच में हमें क्या लेना है, अंतर यानी कि माइनस करना है। और माइनस करने के बाद आपको हल करना है। हल कैसे करोगे, पहले दोनों गुणा जो है आपको गुणनफल निकालने हैं। 28 और 4 का गुणा करोगे तो 112, 54 और 3 का गुणा करोगे तो 162, और 112 में से 162 घटाने पर आपको माइनस में आंसर मिलेगा, यानी कि -50। तो ये जोड़ घटाना आता है ना, नहीं आता है तो आप मुझे स्पेसिफिकली अलग से पूछ सकते हैं। इसके बाद क्रैमर पद्धति का अगला फॉर्मूला क्या है, x का मान अगर ज्ञात करना है तो dx/d, और y का मान प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला क्या है, dy/d। तो आपने अभी देखिए ऊपर क्या क्या निकाला, d निकाला, dx ज्ञात किया है और dy ज्ञात किया है। तीनों चीज़ें आपको ज्ञात हो चुकी हैं। अब केवल क्या करना है, x और y का मान प्राप्त करना है। क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप युगपत रेखीय समीकरण हल करते हैं तो रेखीय समीकरणों को हल करने का अर्थ बच्चों क्या होता है, आपको अज्ञात जो चरांक है यानी x और y,
इनका मान प्राप्त करना है। कई बार बच्चे यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, उन्हें लगता है उनका सवाल कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं करना है। युगपत रेखीय समीकरणों को हल करने का अर्थ होता है आपको x का मान और y का मान ज्ञात करना है। तो d, dx और dy ज्ञात करने के बाद अभी सफ़र ख़त्म नहीं होता है। x और y का मान अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो x का मान निकालने के लिए dx अपॉन d और y का मान निकालने के लिए dy अपॉन d ये करना होगा, तब जाकर हमें x और y प्राप्त होगा। और ये प्राप्त होने के बाद ही सवाल पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं, x बराबर डी एक्स अपॉन डी और y बराबर डी वाई अपॉन डी के इस फॉर्मूले से हम x और y कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए बच्चों, तो x का मान x बराबर डी एक्स अपॉन डी है, तो dx आपको कितना प्राप्त हुआ है, -60 प्राप्त हुआ है, बराबर। तो -60 dx है और d का मान जो हमें मिला है वो है -10। तो वही वही मान जो है आपको रखना है। x का फॉर्मूला है dx अपॉन डी, तो dx के लिए हमने क्या रखा, -60 और d के लिए -10। वैसे ही y का फॉर्मूला क्या है, y का फॉर्मूला है dy अपॉन डी। तो आपको यहाँ पर भी वैल्यू अप्लाई करनी है। dy की वैल्यू आपको क्या मिली है, -50, तो हमने रखा -50, ऊपर dy की वैल्यू, नीचे d की वैल्यू रखनी है यानी -10। और इस तरह से जब आप x और y का मान निकालोगे तो आपको मिलेगा x का मान 6, क्योंकि -10 से -60 को आप भाग दोगे तो आपको मिलेगा -6। दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, आंसर पॉजिटिव आना है यहाँ पर। और वैसे ही -50 को -10 से भाग देने पर -5 यह हमें प्राप्त होगा। अब जाकर आपका युगपत रेखीय समीकरण हल होता है। तो x का मान हो गया है 6 और y का मान 5। तो समीकरणों का हल बच्चों कैसे लिखा जाता है, हमेशा जब भी हम दिए गए समीकरणों का हल लिखते हैं तो x का मान हमेशा पहले लिखा जाता है और y का मान बाद में। तो इस तरह से आपको अपना एक कोष्ठक तैयार करना है, x y का यह कोष्ठक, यानी कि 6,5। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपका सवाल पूर्ण होता है।